हेलो एवरीवन, बिल्ड आईएएस के करंट अफेयर्स के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 15 जनवरी से 28 जनवरी 2024 तक के टॉप 10 करंट अफेयर्स को इन डेप्थ में कवर करेंगे। और दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर लें। सो लेट्स बिगिन। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। किसने हाल ही में नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज को लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं इसरो, आईएमडी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, आईआईटीएम। दोस्तों, हाल ही में आईएमडी यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज को लॉन्च किया है। चलिए अब इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को 1875 ईस्वी में स्थापित किया गया था। यह वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के 6 क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्रों में से एक है। यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसकी नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। एनएफसीएस का लक्ष्य विज्ञान आधारित जलवायु निगरानी और पूर्वानुमान सेवाओं के सृजन, उपलब्धता, वितरण और उपयोग को बेहतर करना है। एनएफसीएस यानी कि नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज यानी कि जीएफसीएस पर आधारित है। जीएफसीएस को विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन सर्वशक्ति का संबंध किस भारतीय रक्षा बल से है? आपके ऑप्शंस हैं भारतीय वायुसेना, भारतीय जल सेना, भारतीय थल सेना, भारतीय तटरक्षक बल। दोस्तों, ऑपरेशन सर्वशक्ति को अभी हाल ही में भारतीय थल सेना यानी कि इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है। चलिए इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं। इसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने पाकिस्तान के मंसूबों को जवाब देना है। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय सेना पीर पांजाल पर्वत श्रेणी के दोनों ओर सक्रिय आतंकवादियों से निपटेगी। इससे पहले 2003 में भारतीय सेना सीमा पार से घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों से निपटने के लिए ऑपरेशन सर्पविनाश चलाया था। कब चलाया था? 2003 में ऑपरेशन सर्पविनाश। और यह ऑपरेशन 2017-18 तक चला था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चर्चा में रहे राघवन समिति का संबंध किससे है? आपके ऑप्शंस हैं आंतरिक सुरक्षा की समीक्षा करना, सेकंड ऑप्शन जलवायु परिवर्तन की समीक्षा करना, थर्ड ऑप्शन बैंकिंग सेक्टर में सुधार, फोर्थ ऑप्शन डीआरडीओ के कामकाज की समीक्षा करना। दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी डीआरडीओ के कामकाज की समीक्षा करना हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जानते हैं। रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रोफेसर के विजय राघवन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है जिसे राघवन समिति के यानी कि अगर इंग्लिश में कहें तो राघवन कमेटी के नाम से भी इस कमेटी को जाना जाता है। डीआरडीओ के कामकाज की समीक्षा करना और इसमें सुधार पर सिफारिशें करना इस समिति के मुख्य उद्देश्य हैं। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में की गई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। यह संगठन अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियां उपलब्ध कराकर भारत को सशक्त बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खबरों में रहा पेम्बे प्रभाव का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? फर्स्ट ऑप्शन गर्म हवा ऊपर की ओर उठती है तथा ठंडी हवा नीचे की ओर। सेकेंड ऑप्शन गर्म जल ठंडे जल की तुलना में तेजी से जमता है। थर्ड ऑप्शन दिन में आकाश नीला दिखाई पड़ता है। फोर्थ ऑप्शन तारों का टिमटिमाना। दोस्तों, पेम्बे प्रभाव का संबंध गर्म जल ठंडे जल की तुलना में अधिक तेजी से जमता है, इसी को पेम्बे प्रभाव कहा जाता है। चलिए इसके बारे में और जानते हैं। गर्म जल ठंडे जल की तुलना में तेजी से जमता है। इस परिघटना को, इस फेनोमिना को पेम्बे प्रभाव यानी कि पेम्बे इफेक्ट के रूप में जाना जाता है। इस प्रभाव के अनुसार गर्म जल शीघ्रता से वाष्पित होता है, इवेपोरेट होता है, जिससे इसके द्रव्यमान में यानी कि डेंसिटी में कमी आ जाती है और शीतलन प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। गर्म होने पर जल में हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं, जिससे
जल के अणु अलग अलग हो जाते हैं, इससे जल में ऊर्जा की यानी कि एनर्जी लॉस होती है, जिसके कारण यह तेजी से जमने लगता है। इसके विपरीत ठंडे जल की जमने की प्रक्रिया इसमें मौजूद गैसों और अशुद्धियों के कारण अवरुद्ध होती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस भारतीय पुरस्कार में कोई आर्थिक अनुदान नहीं मिलता है? आपके ऑप्शन है पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी भारत रत्न हो जाएगा। चलिए अब इसकी डिटेल्स के बारे में जानते हैं। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसे 1954 में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? 1954 में। भारत रत्न के लिए स्वयं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के समक्ष नामों की सिफारिश करता है। यह सम्मान किसी वर्ष विशेष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही दिया जा सकता है, मैक्सिमम 3 लोगों को ही दिया जा सकता है। इस पुरस्कार में कोई मौद्रिक राशि नहीं दी जाती है। संविधान के अनुच्छेद 18 के अनुसार इस सम्मान का प्राप्तकर्ता भारत रत्न का अपने नाम के आगे या पीछे उपाधि के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकता है। किसके अकॉर्डिंग? अनुच्छेद 18 के अनुसार। ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस योजना का लक्ष्य निम्न और मध्यम आय वाले लोगों को बिजली उपलब्ध कराना है? आपके ऑप्शन है पीएम कुसुम योजना, पीएम सूर्योदय योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी पीएम सूर्योदय योजना हो जाएगा। चलिए अब इसके डिटेल्स के बारे में जानते हैं। पीएम सूर्योदय योजना का लक्ष्य निम्न और मध्यम आय वाले लोगों को बिजली उपलब्ध कराना है। इसके लिए 1 करोड़ घरों पर सोलर रूफटॉप प्रणाली स्थापित की जाएगी। इसका लक्ष्य 2026 तक 40,000 मेगावाट, कितना? 40,000 मेगावाट की संचयी स्थापित क्षमता हासिल करना है। वर्तमान में ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर की स्थापित क्षमता लगभग 11 गीगावाट है और इसकी नोडल मिनिस्ट्री नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा विश्व का ऐसा पहला देश है जिसने अपने नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में मॉस्क्वेरिक्स, जो कि बच्चों के लिए दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन है, इसको शामिल किया है? आपके ऑप्शन है कैमरून, नाइजीरिया, सूडान, केनिया। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए कैमरून हो जाएगा। चलिए अब इसकी डिटेल्स के बारे में जानते हैं। कैमरून विश्व का ऐसा पहला देश है, कौन सा? कैमरून, जिसने अपने नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में मॉस्क्वेरिक्स को शामिल किया है। मॉस्क्वेरिक्स बच्चों के लिए दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन है। यह टीका बच्चों को 5 माह की उम्र से दिया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इस टीके को मंजूरी दे दी है। प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम परजीवी से मलेरिया रोग होता है। किससे? प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम परजीवी से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फ्यूचर ऑफ ग्रोथ रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी किया गया है? आपके ऑप्शन हैं WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WHO, WTO, ILO। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो जाएगा। चलिए अब इसकी डिटेल्स के बारे में जानते हैं। यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच ने जारी यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया है हाल ही में। यह रिपोर्ट 107 देशों में आर्थिक समृद्धि की गुणवत्ता के 4 आयामों, जिनमें इनोवेटिवनेस, जिसे हिंदी में नव प्रवर्तन, समावेशिता यानी कि इंक्लूसिवनेस, संधारणीयता यानी कि सस्टेनेबिलिटी तथा लचीलापन यानी कि रेजिलियंस के तहत आकलन करती है। ये 4 फैक्टर्स होते हैं जिसके तहत ये रिपोर्ट जारी किया गया है। भारत और केनिया ने संधारणीयता यानी कि सस्टेनेबिलिटी में उच्च स्कोर प्राप्त किए हैं। रिपोर्ट में 2030 तक 3 दशकों में सबसे कम आर्थिक समृद्धि दर रहने का अनुमान है। 2030 तक रिपोर्ट में आर्थिक समृद्धि के लिए एक नई अप्रोच की सिफारिश भी की गई है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसने दूसरी पीढ़ी का डैट यानी कि डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर विकसित किया है? आपके ऑप्शन हैं DRDO, इसरो, IIT मद्रास, IIT दिल्ली। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी इसरो हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जानते हैं।
इसरो ने सेकेंड जेनरेशन का डैट यानी कि डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर विकसित किया है। यह उन्नत उपग्रह संचार और नेविगेशन क्षमताओं से लैस है। डैट के माध्यम से समुद्र में मछुआरे मत्स्य नौकाओं से आपातकालीन संदेश भेज सकेंगे। इसके तहत संदेश संचार उपग्रह के माध्यम से भेजे जाते हैं और भारतीय मिशन नियंत्रण केंद्र यानी कि INMCC पर प्राप्त किए जाते हैं। INMCC के पास सागर मित्र नामक एक वेब आधारित नेटवर्क प्रबंधन प्रणाली है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस देश के स्टार्टअप ने न्यूक्लियर बैटरी विकसित किया है? आपके ऑप्शन है USA, जापान, रूस, चीन। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी चीन हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जानते हैं। चीन के एक स्टार्टअप ने न्यूक्लियर बैटरी को विकसित किया है। किसने? चीन ने। यह बैटरी एक बार चार्ज होने के बाद 50 साल तक, कब तक? 50 साल तक पावर प्रदान कर सकती है। ये बैटरियां ऊर्जा पैदा करने के लिए निकेल 63 जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, आइसोटोप है, कि इसके क्षय से प्राप्त ऊर्जा का इस्तेमाल करती है। निकेल 63 का जहां परमाणु रिएक्टर्स में परमाणु विखंडन से बिजली उत्पन्न की जाती है, वहीं न्यूक्लियर बैटरी में इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। ये गहन अंतरिक्ष मिशन, रक्षा मिशन, जानवरों पर नजर रखने, पृथ्वी पर सुदूर या दुर्गम क्षेत्रों में ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करने आदि में महत्वपूर्ण स्रोत हो सकती है। तो चलिए मिलते हैं बिल्ड ISPCS के करंट अफेयर्स के अगले सेशन में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। आप हमसे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।